कक्षा 12 का अध्याय 14 में हम जैव अणु का अध्ययन करेंगे। इस का उद्देश्य रहेगा कि इकाई के अध्ययन के पश्चात हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा हार्मोन जैसे जैव अणुओं के अभिलाक्षणिक गुण बता सकेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन का वर्गीकरण उनकी संरचना के आधार पर कर सकेंगे। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। जैव तंत्र में इन जैव अणुओं की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। जैव अणु यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं में सुव्यवस्थित एवं संक्रमित और समाकलित प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है। एक जैव तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जीवित तंत्रों में रसायनतः क्या होता है इसके ज्ञान के अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिडिक आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली की विवेचना इस इकाई में की गई है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहत समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ रसायन उदाहरणतः इच्छु शर्करा, ग्लूकोज तथा स्टार्च, मंड आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र CxH2O होता कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट भी उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। यहाँ दिए गए सूत्र C6H2O का होल ट्वाइस के अनुरूप है, परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। जैसा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2H2 में सही बैठता है, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोस C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता। अधिकांश अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रेरकात्मक समूह होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट को ध्रुवण गुण पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जल अपघटन के उपरांत इस प्रकार की इकाई देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोगों में आने वाली सामान्यतः शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा कहते हैं या लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। ग्रीक सैकेरॉन का तात्पर्य शर्करा से है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्राकृतिक में ज्ञात हैं। इनमें इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाई प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख हैं। डाइसैकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए सुक्रोज
का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज की एक एक इकाई देता है, जबकि माल्टोज से प्राप्त दोनों इकाई केवल ग्लूकोज की होती हैं। पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि हैं। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनअपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी कार्बोहाइड्रेट को जो फेलिक विलयन तथा टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं अपचयी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसेकेराइड, चाहे वे एल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है। मोनोसेकेराइड कार्बन परमाणुओं की संख्या एक प्रकारात्मक समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोस, अथवा यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसेकेराइड में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है, जो कि सारणी 14.1 में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है। विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड 3 है तो इस कार्बन परमाणु संख्या 3 है तो इस सामान्यतः ट्रायोस कहते हैं। एल्डिहाइड में एल्डोट्रायोस कहते हैं, अगर कीटोन में है तो कीटोट्रायोस कहते हैं। अगर 4 है कार्बन परमाणुओं की संख्या तो टेट्रोस कहते हैं। एल्डिहाइड में एल्डोटेट्रोस कहते हैं, कीटोन में कीटोटेट्रोस कहते हैं। अगर 5 है कार्बन परमाणु तो पेंटोस कहते हैं। एल्डिहाइड में इसे एल्डोपेंटोस कहते हैं, कीटोन में इसे कीटोपेंटोस कहते हैं। अगर 6 कार्बन परमाणु है तो हेक्सोस कहते हैं। एल्डिहाइड में एल्डोहेक्सोस कहते हैं और कीटोन में कीटोहेक्सोस कहते हैं। इसी तरह 7 कार्बन परमाणु तो हेप्टोस कहते हैं, एल्डोहेप्टोस और कीटोहेप्टोस। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। इसे निम्नानुसार बनाया जा सकता है। ग्लूकोज को बनाने की विधियाँ: सुक्रोज इच्छु शर्करा से सुक्रोज को तन HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथनांक करने पर ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2H प्लस से C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 बनता है। स्टार्च से औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तन H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर क्वथनांक किया जाता है। C6H12O6 O5 है, ब्रैकेट में N तीसरी स्टार्च अथवा सेलुलोस प्लस NH2O से क्रिया कराने पर H प्लस से 393 केल्विन पर 2 से 3 वायुमंडल दाब पर N C6H12O6 और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की संरचना: ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है तथा इसे डेक्ट्रोस कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेट यथा स्टार्च, सेलुलोज आदि का एकलक होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित परमाणु के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है। CHOH फोल CH2OH। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 पाया गया। दूसरी बात कि ये चाय के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह हेक्सेन देता है, जो प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला से जुड़े हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CHOOH होल ट्वाइस 4 CH2OH। HI प्लस हीट करने पर CH3 CH2 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 और CH3 N हेक्सेन बन जाता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीम देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O की उपस्थिति को पुष्टि कराता है। CHO CHOH होल 4 CH2OH NH2OH से रिएक्शन करके CHO डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH CHOOH होल 4 CH2OH CHO
ओ एच होल 4 नीचे CH2OH HCN के साथ क्रिया करके ओ के साथ एस लग जाता है और CnCH के साथ चिपक जाता है। इस तरह CHO4 बन जाता है, नीचे CH2OH। ग्लूकोज ब्रोमीन तथा ब्रोमीन जल जैसे दुर्लभ ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। CHO CHOH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH Br2 जल के साथ COOH सिंगल बॉन्ड CHOH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ग्लूकोज से एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटा एस्टेट बनाता है, जो ग्लूकोज में 5 सिंगल बॉन्ड OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि कराता है। चूंकि ग्लूकोज अस्थायी यौगिक है, अतः 5 सिंगल बॉन्ड OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड CHO सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH4 CH2 ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोज से COOH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH सैकरिक एसिड बन जाता है, जो कि ग्लूकोज से ही बनता है। ऑक्सीकरण कर COOH सिंगल बॉन्ड CHOH4 CH2OH यानी ग्लूकोनिक अम्ल से ग्लूकोज से ऑक्सीकरण पे भी बनता है और ग्लूकोनिक अम्ल के ऑक्सीकरण के सैकरिक एसिड बन जाता है। बहुत से अन्य अनेकों गुण के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न सिंगल बॉन्ड OH समूहों की सही द्विक स्थान व्यवस्था को दर्शाया। इसका सही विन्यास संरचना फर्स्ट द्वारा निरूपित होता है। ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना सेकेंड तथा सैकरिक अम्ल की संरचना थर्ड को निरूपित करता है। ग्लूकोज की पहली संरचना है जो CHO एक तरफ OH H के विपरीत होता है, तो दूसरी तरफ जस्ट विपरीत OH H के हो जाता है, और 2 H एक तरफ और 2 OH एक तरफ, नीचे CH2OH। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। और ये द्वितीय वाला जो ग्लूकोनिक एसिड है COOH HOH CH2OH। तीसरी वाला आपकी सैकरिक एसिड हो गई, सैकरिक एसिड COOH HOH COOH। ग्लूकोज को सही रूप में डी पॉजिटिव निगेटिव ग्लूकोज नाम देते हैं। ग्लूकोज के नाम से पहले डी इसके विन्यास को निरूपित करता है, जबकि प्लस अणु की दक्षिण ध्रुवण घूर्णता को निरूपित करता है। यह स्मरण है कि डी तथा एल का यौगिक की ध्रुवण घूर्णता से कोई संबंध नहीं है एवं इनका डी तथा एल से भी कोई संबंध नहीं है। एक टेन देखें, डी व एल संकेत चिन्हों का अर्थ नीचे दिया गया है। यदि यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर डी व एल इसके किसी विशेष यौगिकों के त्रिविमीय समय के किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास ज्ञात हो के अपेक्षित विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में यह संबंध ग्लिसरॉल्डिहाइड के किसी विशेष समवायु से दर्शाया जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक असमित कार्बन परमाणु होता है तथा इसके 2 प्रतिबिंब रूप होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। CHOH CH2OH डी पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड CHOH HCH2OH L निगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से दर्शाया जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के प्लस समवायु का विन्यास डी होता है। इसका अर्थ है कि जब हम विशेष नियमों के अनुसरण करते हुए, जिन्हें आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कागज पर लिखते हैं तो संरचना में सिंगल OH समूह दाहिनी ओर होता है। वे सभी यौगिक जिनका संबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी पॉजिटिव समवायों से स्थापित किया जा सकता है। डी विन्यास वाले
कहलाते हैं, जबकि वे जिनका सहसंबंध ग्लिसरॉल्डिहाइड के एल निगेटिव समवायों से स्थापित किया जा सकता है एल विन्यास वाले कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि एल माइनस समवायी में सिंगल बॉन्ड OH समूह बाईं ओर है। किसी मोनोसैकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, की तुलना करते हैं। जैसे कि प्लस ग्लूकोज में सबसे नीचे वाला असममित कार्बन परमाणु में OH समूह दाईं ओर होता है, जिसकी तुलना D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से की जाती है। अतः D पॉजिटिव ग्लूकोज का विन्यास D निर्धारित किया जाता है। ग्लूकोज के अन्य असममित कार्बन पर इसकी तुलना में ध्यान नहीं देते हैं। इसकी तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत परमाणु यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO शीर्ष पर रहे। CHO HOH CH2 D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब कि OH आपकी दाहिनी साइड हो तो पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी तरह ग्लूकोज में HOH पहला OH जो कि दाहिने साइड हो और OH उसके बाद वाला लेफ्ट में हो जाए तब H नीचे HOH CH2 तो इसे पॉजिटिव ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना फर्स्ट ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु निम्नलिखित अपक्रियाएं एवं तथ्य इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते। एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज C परीक्षण नहीं देता एवं यह NHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद नहीं बनाता। दूसरी बात, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जो मुक्त सिंगल बॉन्ड CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। ग्लूकोज दो भिन्न क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, जिसे अल्फा तथा बीटा कहते हैं। ग्लूकोज को अल्फा रूप गलनांक 419 केल्विन, इसकी सांद्रता बिलियन से 303 केल्विन पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि ग्लूकोज का बीटा रूप गलनांक 423 केल्विन 371 केल्विन पर ग्लूकोज को गर्म एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज की विपरीत संरचना फर्स्ट द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझा जा सकता। यह सुझाव दिया गया कि सिंगल बॉन्ड OH समूह में से एक सिंगल बॉन्ड CHO समूह से योगज द्वारा चक्रीय हेमी एसिटिली संरचना बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय विलयन बनाता है, जिससे C5 की उपस्थिति सिंगल बॉन्ड OH समूह विलय निर्माण करता है। सिंगल बॉन्ड CHO हेमी एसिटल संरचना बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोज में 6 सदस्यीय वलय बनाता है, जिसमें C5 की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड OH समूह वलय निर्माण करते हैं तथा यह CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोज के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों का अस्तित्व को समझाता है। ये दो चक्रीय रूप ग्लूकोज की विपरीत श्रृंखला के साथ साम्य में रहता है। पहला अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोज, जिसमें कि CHO को गायब करके O ग्रुप्स पांचवें वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं पहला वाला CHO HC से जुड़ा हुआ है HCOH, अगला वाला HCOH, नेक्स्ट अगला वाला OHCH, नेक्स्ट चौथे वाला कार्बन HCOH, पांचवें वाला कार्बन HC और ये बीच में O और H जुड़ा रहता है, नीचे CH2OH और इसके साथ सामने में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HCOH OHCH HCOH HCOH और CH2 बनता है। इसी तरह OHCH HCOH OHCH HCOH HC और एक कार्बन वाले से पांचवें वाला OH से जुड़ा था, तो बीटा D पॉजिटिव ग्लूकोज कहते हैं। इसी तरह दोनों साम्य की सिचुएशन में रहते हैं।
ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटल रूपों में भी भिन्नता केवल C1 पर उपस्थिति हाइड्रोक्सी समूह के विन्यास में होती है। इसे एनोमरी कार्बन चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन कहते हैं। ऐसी समवायी अर्थात अल्फा तथा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज में 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरेनोस संरचना अल्फा या बीटा कहते हैं। पाइरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पाइरेन जो O बीच में डबल बॉन्ड और ये 6 मतलब O को छोड़कर 5 कार्बन परमाणु जुड़ जाता है। इसी तरह अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं। इस पे पहले कार्बन पे HOH, दूसरे पे HOH, तीसरे पे OH होता है, चौथे पे HOH और पांचवें पे HCH2OH होता है। बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोस में HOH पहले पे OH होता है, दूसरे पे HOH, तीसरे पे OH और चौथे पे HOH और पांचवें कार्बन पे HCH2OH होता है। प्रोक्टोस फल शर्करा कहते हैं इसे। प्रोक्टोस एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोस है। यह डाइसेक्राइड सुक्रोज के जल अपघटन पर सक्रिय ग्लूकोजों के साथ प्राप्त होता है। प्रोक्टोस एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। प्रोक्टोस की संरचना। प्रोक्टोस का अणुभार C12H6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर पाया गया कि फ्रुक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के कार्बन समान 6 कार्बन परमाणु की एक ऋजुरेखी श्रृंखला है। यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा Y ध्रुवण गुणवत्ता यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से डी नेगेटिव फ्रुक्टोज लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत श्रृंखला संरचना दी गई है। यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित होता है जो C5 की उपस्थिति सिंगल बॉन्ड OH तथा C डबल बॉन्ड O के योगज से प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 सदस्यीय वाली वलय बनाती है तथा फ्यूरन से समानता के कारण इसे फ्यूरिनोस कहा जाता है। फ्यूरिन एक 5 सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा 4 कार्बन परमाणु होते हैं। CH2OH, C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड HOH, CH2OH डी नेगेटिव फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्यूरन में 4 कार्बन और O बीच में 2 डबल बॉन्ड मिल जाते हैं। इसी तरह OHCH2 सिंगल OCOH और दूसरे कार्बन परमाणु 5वें कार्बन परमाणु के बीच में ऑक्सीजन के जरिए जुड़ा रहता है। OH सिंगल CHCOH इसी तरह 5वें पे जुड़ा रहता है 6 वाले कार्बन से CH2OH जिसे अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस कहते हैं। इसी तरह बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस इसे कहते हैं जो HCH2OH OH CHHOHCOH H और 5वें वाले कार्बन और 2 वाले कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, नीचे CH2। फ्रुक्टोस के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को आवर्तक संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। CH2OH H बीच में O CH2OH OH विपरीत एक कार्बन पे, दूसरे पे OH, तीसरे पे OH एक तरफ, H चौथे पे, H ऊपर नीचे, OH 5वें पे, H नीचे ऊपर CH2OH। तो इसे अल्फा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस कहते हैं। इसी तरह बीटा डी निगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोस में OH ऊपर नीचे CH2OH एक वाला कार्बन
तीसरे पे कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे, चौथे पे 4 हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे, पांचवें पे H नीचे और CH2OH ऊपर। अब डाइसैकेराइड हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइसैकेराइड को तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। दोनों मोनोसैकेराइड इकाई जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। परमाणु के द्वारा दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के अपचायी समूह जैसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन अबंधित हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरण के लिए सुक्रोज। दूसरी ओर यदि शर्करा में प्राकृतिक समूह मुक्त हो तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के लिए माल्टोज तथा लैक्टोज। सुक्रोज। सुक्रोज एक समानांतर डाइसैकेराइड है जो जल अपघटन पर सममोलर इक्वल मोलर मात्रा में डी पॉजिटिव ग्लूकोज तथा डी नेगेटिव ग्लूकोज देता है। जैसे सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O पानी के साथ क्रिया करके C6H12O6 दे देता है। इसे डी पॉजिटिव ग्लूकोज प्लस C6H12O6 डी नेगेटिव फ्रुक्टोज दे देता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाई अल्फा डी ग्लूकोज के C1 तथा बीटा डी फ्रुक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूंकि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज एक अपचायक समूह ग्लाइकोसाइड बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है, अतः सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है। अल्फा डी ग्लूकोज के लिए H बीच में एक कार्बन से O निकल जाता है जो ग्लाइकोसाइड बंध बनाता है, जो बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच में तो सुक्रोज की ये बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो दूसरे कार्बन पे H ऊपर नीचे हुए, तीसरे पे OH ऊपर नीचे, तीसरे पे तो H नीचे, चौथे पे H ऊपर तो OH नीचे, पांचवें पे H नीचे तो CH2OH ऊपर। इसी तरह बीटा डी फ्रुक्टोज में एक पे आप देखेंगे तो CH2OH ऊपर और 2 पे ऑक्सीजन से ही आपका अगला अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा रहता है। इसी तरह तीसरे कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, चौथे पे OH ऊपर H नीचे, पांचवें पे H ऊपर नीचे CH2OH और ऑक्सीजन बीच में रहता है। सुक्रोज पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घुणक होती है, लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिणी ध्रुवण घुणक ग्लूकोज तथा वायु ध्रुवण घुणक फ्रुक्टोज देता है। चूंकि फ्रुक्टोज के वायु ध्रुवण घुणक का मान -92.4 डिग्री, ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घुणक +52.5 से अधिक होता है, तो जल अपघटन पर सुक्रोज के गुणन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण प्लस में से वाम नेगेटिव में हो जाता है तथा उत्पादन को अपवृत शर्करा कहा जाता है। माल्टोज एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है। विलयन में ग्लूकोज की दूसरी इकाई का C1 मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचाय गुण दर्शाता है, अतः एक अपचायी शर्करा है। ये अल्फा डी ग्लूकोज OH हो जाता है, तीसरे पे OH नीचे H हो जाता है, चौथे पे H ऊपर OH नीचे, पांचवें पे H नीचे और CH2OH ऊपर। ये आपका HO से जुड़ा होता है, CH2OH नीचे OH3H होता है तो H2OH और HOH, इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण समानता दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यह बीटा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। ग्लूकोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य बंध होता है। मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई के C1 पर उत्पन्न हो सकता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। H एक पे, दूसरे पे HOH, तीसरे पे OH ऊपर H नीचे, चौथे पे OH ऊपर H नीचे, पांचवें पे H नीचे CH2OH ऊपर और O बीच में जुड़ा होता है। HO सिंगल बॉन्ड H
इसी तरह एक वाले पे बीटा डी ग्लूकोज में एक वाले कार्बन को OH ऊपर H नीचे, इसी तरह दूसरे पे H ऊपर OH नीचे, तीसरे पे OH ऊपर H नीचे, चौथे पे ये कनेक्टिविटी O होता, पांचवें पे H नीचे और ऊपर CH2OH मतलब 6 वाला कार्बन। पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड इकाई ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा संयुक्त रहता है। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करता है। स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है जो दो घटकों एमिलोस तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। एमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। रासायनिक रूप से एमिलोस 200 से 1000 अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज इकाइयों के आंशिक श्रृंखला होती है जो आपस में C1 से C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है। यह एक स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाती है। यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शासित श्रृंखला होती है जिसमें C1 से C4 ग्लाइकोसाइड बंध होते हैं, जबकि शाखन C1 से C6 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपका बंध बीच में अल्फा बंध बनाता है, एमिलोस है। एमिलोस में इधर से आप स्टार्ट करते हैं किनारे से पढ़ना, तो ये आपको दोनों तरफ रोका गया है। तो O से H ऊपर से आप देखेंगे CH2OH नीचे H, फिर से O से बीच में कनेक्टिविटी होती है, फिर से H और O जोड़ा जाता है, फिर से HOH H CH2OH से O, फिर से H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, फिर से O, फिर से C से जुड़ा H, फिर CH2OH H नीचे O, फिर से C एक साथ जुड़ा H ऊपर O नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर तो H नीचे बनता चला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपका अगला इसी तरह बनता चला जाएगा। H O से कनेक्टिविटी होगी है अगले स्ट्रक्चर से, तो O H CH2OH H O H O से कनेक्टिविटी हो गई HOH H, फिर से इसमें H O से कनेक्टिविटी दूसरे एटम की हो जाती है CH2OH H O H H CH2OH, इससे अल्फा बंध बीच वाले को कहते हैं। ये आपका C6 पर शाखा है, ठीक। नेक्स्ट ये एम्फिलोपेक्टिन कहलाता है। 2 से 3 वाले जुड़े हुए ग्लूकोज स्ट्रक्चर। सेलुलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुर में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का प्रधान अवयव है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनी रिज श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइड बंध बनाता है। ये बीटा बंध OH और OH से जुड़े होते हैं और O से एक दूसरे बंध की मतलब ये स्ट्रक्चर 5 वाली जो बनी है कनेक्टिविटी होती है। इसमें देख लीजिए O एक बीच में, एक यहाँ पे, तो मतलब 2 O तो उस तरह सिंगल कार्बन के बीच में जुड़े मिलेंगे और एक CH2OH और OH। इसी तरह इसमें 3 OH मिलेंगे और 2 O बंध मिलेंगे और CH2 जितने बचेंगे CH2 से ग्लाइकोजन, इसे सेलुलोज कहते हैं। ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूँकि इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियां तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लाइकोजन यष्टि तथा कवक में भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट पौधे तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होता
होते हैं। चिकित्सक की आयुर्वेदिक प्रणाली में ऊर्जा की तत्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता रहा। कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जीवाणुओं तथा पौधों की कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। लकड़ियों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योग जैसे वस्त्र, कागज, लक्ष्य, लैकर, वन, मद्य निर्माण उद्योग इत्यादि के लिए इन्हें कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की दो एल्डोपेंटोस तथा डी राइबोस तथा डी ऑक्सीराइबोस उपस्थित होती हैं। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन तथा लिपिड के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ये पाठनीति प्रश्न आप खुद कर लेंगे, अगर नई सोल्यूशन हो तो कमेंट में लिख देंगे, आपको आंसर हम दे देंगे। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि है। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन की मूलभूत संरचना एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। यह शरीर की वृद्धि एवं अनुसंरचना के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल में एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 तथा कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड COOH प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमीन समूह की अपेक्षिक स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्ल में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनके अन्य प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। R सिंगल बॉन्ड CH2 COOH सिंगल बॉन्ड NH2 अल्फा एमिनो अम्ल R पार्श्वी श्रृंखला है। सभी एमीन अम्लों के ऋण नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसिन, उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ मीठा होता है। टाइरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। ग्रीक भाषा में टाइरोस का अर्थ पनीर है। प्रत्येक एमिनो अम्ल को साधारणतः 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी एक अक्षर प्रतीक का प्रयोग भी किया जाता है। सामान्यतः उपलब्ध एमिनो अम्लों की संरचना तथा उनके 3 अक्षर व 1 अक्षर प्रतीक सारणी 14.2 में दिए गए हैं। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल को उनके अणु में उपस्थित एमीन तथा कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या एमिनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है। कार्बोक्सिलिक समूहों की अपेक्षा एमिनो समूह की संख्या अधिक होने पर यह क्षारीय तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह की संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय होते हैं। जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, जबकि वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते तथा जिनको भोजन में लेना आवश्यक है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। सारणी 14.2 में तारक द्वारा चिन्हित हैं। प्राकृतिक एमिनो अम्ल CNH2HRCOOH एमिनो अम्लों के नाम पार्श्वी श्रृंखला R का विशिष्ट लक्षण और 3 अक्षर का प्रतीक और 1 अक्षर का प्रतीक। ग्लाइसिन, जिसे पार्श्व श्रृंखला में H और GLY और जिसे G से डिनोट करते हैं। एलानिन सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें पार्श्व श्रृंखला जुड़े हैं तो ALA, इसे कैपिटल A से। वैलेनिन H3C होल ट्वाइस CH तो VAL, इसे कैपिटल V से। ल्यूसीन CH3 होल ट्वाइस CH सिंगल
बॉन्ड CH2 सिंगल से जुड़े होते LEU करते हैं, इसे L से डिनोट करते हैं। आइसोल्यूसिन CH3CH2CH और नीचे CH3 तो HE से डिनोट करते हैं, इसे I लिखते हैं, IE लिखते हैं। आर्जिनिन NH डबल बॉन्ड C NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 होल थ्राइस ARUR करते हैं। लाइसिन H2N सिंगल बॉन्ड CH2 होल पोल LYS R से डिनोट करते हैं। ग्लूटोमिस अम्ल COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 GLUE से डिनोट करते हैं। एस्पार्टिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ASPS और इसे D से डिनोट करते हैं। ग्लूटेमिन NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 तो ग्लाइनिन इसे Q से डिनोट करते हैं। एस्पेरेजिन NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 ASN थ्रियोआनिन CH3C सिंगल बॉन्ड CHOH THR T से डिनोट करते हैं। सेरिनिन HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SER S करते हैं। एसिटिनिन HS सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है CYS यानी C से। मेथाइओनिन CH3 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड M करते हैं। फेनिन एलाइनिन C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड PHE F डिनोट करें। टाइरोसिन PHO सिंगल बॉन्ड C6H4 सिंगल बॉन्ड CH2 टायरोसिन Y कहते हैं। ट्रिप्टोफैन CH2 सिंगल बॉन्ड NH ट्राइप्टोन W डिनोट करते हैं। एस्ट्रिडिन CH2 सिंगल बॉन्ड NHIS CH प्रोवलिन HN सिंगल से H और COOH और CH2 थे। प्रो से P आवश्यक एमिनो अम्ल A बराबर संपूर्ण संरचना। एमिनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलेय तथा उच्च गलनांक ठोस होते हैं, जो सामान्यतः एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते, अपितु लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह तथा क्षारकीय एमिनो समूह की उपस्थिति है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह का एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनाते हैं, जिसे ज्वाइंटर आयन अथवा उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है, परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। ये ज्वाइंटर आयन हो गया। RCH सिंगल बॉन्ड NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H तो R सिंगल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ NH3 जिसपे प्लस होता है और H से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O और C माइनस होती है, इसे ज्वाइंटर आयन कहते हैं। उभयनिष्ठ आयन एमिनो रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है तथा वे अम्लों तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ग्लाइकोसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध एमिनो अम्ल ध्रुवण गुणक होते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असममित होता है। ये D तथा L दोनों रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास L होता है। L अमीनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटीनों की संरचना आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, जो आपस में पेप्टाइड आबंध तथा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध सिंगल बॉन्ड COOH समूह तथा सिंगल बॉन्ड NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है।
जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड अबंध सिंगल बॉन्ड OH CO सिंगल बॉन्ड NH2 बनाता है। चूंकि उत्पाद 2 एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है तो इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह एलानिन के एमिनो समूह के साथ संयोग करता है तो हम एक डाइपेप्टाइड ग्लाइसिलेनिन प्राप्त होता है। यदि तीसरा एमिनो अम्ल पेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राइपेप्टाइड में तीनों एमिनो अम्ल होते हैं जो 2 पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जब 4, 5 अथवा 6 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणाम उत्पादों के ट्राइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड अथवा हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिसके आणविक द्रव्यमान 10 से अधिक होती है प्रोटीन कहलाते हैं। यद्यपि प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है कि कम अमीनो अम्ल वाले पेप्टाइडों को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट समरूपण हो, जैसा कि इंसुलिन में होता है जिसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका ग्लाइसिलिन GLY और AL हो गया। CH2 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। H2 को पानी निकाल दीजिए और NH2CH2CONH बीच में पेप्टाइड बन, CONH को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं और CH3COOH बन जाता है। रेशेदार प्रोटीन जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती है तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती है तो रेशे जैसी संरचना बनाती है। इसी प्रकार के प्रोटीन समानांतर जल में अविलेय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण कीरेटिन बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित तथा मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित आदि। दूसरा गोलीकार्य प्रोटीन जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलीकृति प्राप्त कर लेती है तो ऐसी संरचना प्राप्त होती है। ये समानांतर जल में विलय होती है। इंसुलिन तथा एल्बुमिन इनके समानांतर उदाहरण हैं। प्रोटीन की संरचना तथा एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक संरचनाएं तथा प्रत्येक स्तर पूर्व की तुलना में जटिल होती है। प्रोटीन की प्राथमिकता संरचना प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित हो सकती है। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। एमिनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का प्रोटीन अथवा तो एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तित से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। यह 2 भिन्न प्रकार के संरचनाओं में विद्यमान होती हैं: अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लीटेड शीट संरचना। ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध के C डबल बॉन्ड O तथा सिंगल बॉन्ड NH2 समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन में उत्पन्न होती हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है। फलस्वरूप प्रत्येक एमिनो अम्ल अवशिष्ट का सिंगल बॉन्ड NH2 समूह कुंडली के अलग मोड़ पर स्थित होता है। C डबल बॉन्ड O समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र 14.1 में दर्शाया गया है। ये आपका देखिए कुंडलीनुमा प्रोटीन का अल्फा कुंडली संरचना। ये बीच में COH आगे N से जुड़ा हुआ है तो NH बन जाता है। देखिए COH के साथ
COH अगला जुड़ा है, NH C डबल बॉन्ड O, फिर से H NH C डबल बॉन्ड O से H से N, ऐसे जुड़ता बनता चला जाता है। ये स्ट्रक्चर नीचे वाली देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H, उसके बाद N, सब में इसी तरह इस फॉर्मेट में बन चला जाएगा। C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH, कहीं से भी देख लेंगे तो ये बीटा की, अब प्रोटीन की बीटा प्लेटेड शीट संरचना हो गई। ये अल्फा वाला ऊपर हो गया, नीचे वाला बीटा। यहाँ में बीटा संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लगभग अधिकतम विस्तार तक खींची कर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह संरचना वास्तव में प्लेट के समान होती है, अतः इसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। प्रोटीन की तृतीय संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में समग्र वलन अर्थात द्वितीय संरचना के और अधिक वलन लिप्टन को प्रदर्शित करती हैं। इसमें दो प्रमुख आणविक आकृतियां बनती हैं, रेशेदार तथा गोलिकाकार। प्रमुख बलों जो प्रोटीन के 2 डिग्री तथा 3 डिग्री संरचनाओं को अस्थायित्व प्रदान करते हैं वे हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वान डेर वाल्स तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। प्रोटीन की चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन 2 अथवा 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारों संरचनाओं को का चित्रात्मक निरूपण 14.3 में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद एक अमीनो अम्ल को निरूपित करती है। प्रोटीन की विकृतीकरण। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमीय संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे pH में परिवर्तन आदि किया जाता है, तो इस हाइड्रोजन आबंध का अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ग्लोब्यूल खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलीकृत हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान द्वितीय तथा तृतीय संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्रत्येक संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफेद का स्कंद विद्युतीकरण एक समानांतर उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का जमना, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। ये आपका प्राथमिक जो कि स्ट्रेट लाइन दिखा गया, द्वितीयक संरचना हेलिक्स, तृतीयक और भी घुमेदार चतुष्क संरचना में कई बार प्रोटीन की संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण। चतुष्क संरचना 2 प्रकार की 2 उप इकाइयाँ हैं। ये आपका प्राथमिक संरचना दिखाई गई जो सीधी सादी है। द्वितीयक में कई सारे घूंडन दिखाए गए। इसी वाले प्राथमिक में C वाला दिखाया गया है 2 कलरों के केंद्र से, द्वितीयक में लाल और काले रंग से, तृतीयक में इसी तरह लाल चतुष्फलक में और R गोल वाले समूहों के लिए चतुष्फलक आपके लिए देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुष्क संरचनाएं। कुछ पठनीय प्रश्न हैं, ये आप पढ़ लेंगे। एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव है। इसका एक उदाहरण है भोजन का पचना, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंततः ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर के मध्यम परिस्थितियों में संपन्न होती हैं। कुछ जैव उत्प्रेरक की सहायता से होती हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। लगभग सभी एंजाइम गोलीकार प्रोटीन
होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अपक्रिया द्वारा अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होती हैं। इनका नामकरण सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्गों पर आधारित होता है जिस पर वे कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए उस एंजाइम का नाम माल्टोस है जो माल्टोस के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। C12H22O11 माल्टोस को 2C6H12O6 ग्लूकोज में तोड़ देता है। कभी कभी एंजाइम का नाम उस अपक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिनमें इनका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जो एंजाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरी क्रियाधार का अपचयन उन ऑक्सीडोरिटेक्स नाम दिया जाता है। एंजाइम्स के नाम के अंत में ASE आता है। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि किसी अपक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरण की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम संकीर्ण ऊर्जा के परिणाम को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज के अम्लीय अपघटन के लिए संकीर्ण ऊर्जा 6.22 किलो जूल पर मोल है, जबकि ग्लूकोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो संकीर्ण ऊर्जा केवल 2.15 किलो जूल पर मोल होती है। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि 1.5 में वर्णित की गई है। विटामिन। ऐसा देखा गया कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेते हैं। अंततः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया। यद्यपि आहार नली में बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकती हैं, सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न शरीर से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक व कार्बनिक पदार्थ हैं, जिनसे जीवों की इष्टतम की वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिन को ABCD आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें से कुछ को पुनः उपवर्ग उदाहरण के लिए B1, B2, B6, B12 आदि के नाम दिया गया। विटामिन का अधिक्य भी हानिकारक होता है तथा चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। विटामिन के दो शब्द बीटल प्लस एमिन से जुड़कर बना है। क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में एमिन समूह था, लेकिन बाद में कार्यरत कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें से अधिकांशों में एमिन समूह नहीं होता है। अतः अंग्रेजी में लिखे गए शब्द का अंतिम अक्षर ई हटा दिया गया और वर्तमान में विटामिन हो गया शब्द का उपयोग किया गया। विटामिनों का वर्गीकरण जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूह में वर्गीकृत किया गया। वसा विलेय विटामिन, इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय। ये विटामिन A, D, E के हैं। ये यकृत तथा एडिपोस वसा संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित रहते हैं। जल में विलेय विटामिन B वर्ग के विटामिन तथा C जल में विलेय होते हैं, अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया। जल में विलेय विटामिन की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में विटामिन B12 के अतिरिक्त संचित नहीं किया जा सकता। कुछ विटामिन उनके स्रोत और उनकी कमियों के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की सारणी 14.3 में दर्शाई गई है। कुछ प्रमुख विटामिन उनकी स्रोत तथा उनकी कमी से जनित
होंगे। विटामिन का भाग। विटामिन ए स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध। इससे हीनता जनित रोग होता है। जियोरेप्थिलमिया, आँख के कार्नियों का कठोरीकरण, रात्रि अंधता। विटामिन B1 के थायमिन नामक रोग, थायमिन कहते हैं इसे, खमीर, दूध, हरी सब्जियां, दालें, वृद्धि के मंदता, ये बेरी भूख का कम लगना। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसे, दूध, अंडे की सफ़ेदी, यकृत और गुर्दे में मिलता है। ओष्ठ विदरण यानी किलोसिस, मुंह व ओठ के किनारे पर दरार पड़ना, पाचन की क्रियाओं में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुपस्थिति होना। विटामिन B6 जिसे पीरिडॉक्सिन कहते हैं, खमीर, दूध, अंडा, पीत, दाल, चना में मिलता है, इसे मरोड़ पड़ना, कन्वर्लिजन होता है। विटामिन B12 मांस, मछली, अंडा और दही में मिलता है। प्राणसीय रक्तप्लावता यानी फेरेनेसियस एनीमिया, RBC में हीमोग्लोबिन की कमी। विटामिन C स्कर्बिक अम्ल कहते हैं जिसे नींबू वंशीय सिट्रस फल, आंवला तथा हरे पत्ते वाली सब्जियां, स्कर्बिक मसूड़ों में रक्त का बहाना। विटामिन D सूर्य के प्रकाश का उद्वासन, एक्सप्लोजन, मछली, अंडे की पीतक, रिकेटस, बच्चों में अस्थि विकृतियां तथा ऑस्टियोमेलेसिया तथा अस्थि मृदुता, वयस्क में जोड़ों में दर्द तथा अस्थि मृदुता। विटामिन ए सब्जियों के तेल, उदाहरण गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल। RBC में भूरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन के हरे पत्ते वाली सब्जियां, रक्त के धक्का जमने के समय में वृद्धि। न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों में सदृश होती हैं। ये विशिष्ट गुणों एक पीढ़ी से दूसरी तक किसी प्रकार से संचरित होती हैं। यह पाया गया कि जीवित कोशिका की नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे आनुवंशिकता भी कहते हैं। कोशिका का नाभिक में उपस्थिति के वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य दो प्रकार के होते हैं, डाईऑक्सीराइबोसम न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं तथा इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन DNA अथवा RNA के पूर्व अपघटन से एक पेप्टो शर्करा यानी फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक, जिन्हें क्षारक कहते हैं, प्राप्त होते हैं। DNA अणु में शर्करा अर्धांश इकाई बीटा-D2 डाईऑक्सीराइबोस होती है, जबकि RNA में यह बीटा-D राइबोस होती है। OH, OH और CH2H नीचे O, इसे बीटा-D राइबोस कहते हैं, जबकि इसमें OH, OH, CH2OH बीटा-D2 ऑक्सीराइबोस कहते हैं। जेम्स वाटसन। डॉक्टर वाटसन का जन्म शिकागो में इलिनॉयस में वर्ष 1928 में हुआ था। इन्होंने 1950 में प्राणी विज्ञान में इंडियाना विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी सर्वाधिक ख्याति DNA की संरचना निर्धारित करने के कारण हुई, जिससे लिए इन्होंने 1962 में शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा औषधि क्षेत्र में फ्रांसीसी क्रिक तथा मॉरिस विलियम्सन के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि DNA अणु द्विकुंडली आकृति ग्रहण करता है, जो वास्तव में एक परिष्कृत एवं सरल संरचना है। इसकी तुलना थोड़ी सी मरोड़ी गई सीढ़ी से की जा सकती है, जिसमें पार्श्व छड़ें, रेलिंग एकांतर क्रम में बाधित फास्फेट तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा की इकाइयों द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि उनके बीच के डंडे प्यूरिन, पिरिडीन
क्षारक युगलों द्वारा बनते हैं। एक शोध के कार्य के वास्तव में अणुजैविक के विकास के नींव रखी। न्यूक्लियोटाइड क्षारक को पूरक युगलों को स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रकार का जनक डीएनए के समरूप प्रतिलिपियों की दो संताधित कोशिकाओं में पहुंचती हैं। इस शोध ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिसके फलस्वरूप आनुवंशिक प्रनियोज्य डीएनए तकनीकी का विकास हो गया। डीएनए के 4 क्षारक यथा एडेनिन ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी से, साइटोसिन सी से तथा थायमिन टी से होते हैं। आरएनए में भी 4 क्षारक होते हैं। प्रथम 3 क्षारक डीएनए के समान है, परंतु चतुर्थ क्षारक यूरेसिल होता है। ठीक, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। आरएनए में 4 समान है, तो बस वहाँ पे डिफरेंस चतुर्थ क्षारक टी को चेंज कर दीजिए, टी के बाद यू लगा दीजिए। ये हो गया आपका एडेनिन, जिसमें NH2 और एक NH होता है, और CNCH C डबल बॉन्ड ONCH। ग्वानिन में 2 NH नीचे ही होते हैं, C डबल बॉन्ड O एक आ जाता है नया, जिसमें C डबल बॉन्ड ONCH। साइटोसिन में 3 NO, ठीक है, CHO डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड NH2 से डबल बॉन्ड N से सिंगल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड O से, और NH तो साइटोसिन C से डिनोट करते हैं। इसी तरह थायमिन T को C डबल बॉन्ड ONH C डबल बॉन्ड ONH C डबल बॉन्ड CH3। इसी तरह यूरेसिल से C डबल बॉन्ड ONH C डबल बॉन्ड OCH C डबल बॉन्ड ONH यूरेसिल से डिनोट करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। किसी क्षारक के शर्करा की 1' स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाइयों में न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बन को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आदि से अंकित किया जाता है। जब चित्र 14.5 को जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश में 5' स्थिति से बंधता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। क वाले संरचना में एक देखिए ऊपर क्षारक, नीचे HOH, दूसरे वाले दूध में H ऊपर OH नीचे, तीसरे में H ऊपर OH नीचे, चौथे में H नीचे ऊपर CH2OH और बीच में O जुड़ जाता है। इसी तरह ख वाले में देख सकते हैं आप क्षारक H नीचे, दूसरे डैश पे देख सकते हैं H ऊपर OH नीचे, तीसरे पे H ऊपर OH नीचे, चौथे पे H नीचे, ऊपर CH2 जो 5 कहलाता है, O और P O माइनस और O बंध के साथ जुड़। तो क न्यूक्लियोसाइड तथा ख न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं, जो पेंटोस शर्करा के 5' तथा 3' कार्बनों के मध्य स्थित होते हैं। एक प्रारूपिक डाई न्यूक्लियोटाइड का बनना चित्र 14.6 में दर्शाया गया है। श्रृंखला का 5' सिरा क्षारक शर्करा O से जुड़ा हुआ, नीचे P, ये बनता है शर्करा 1 और ये शर्करा जुड़कर फास्फोडाइएस्टर बंधन। ये आप देख सकते हैं कि क्षारक ऊपर जुड़ा है, शर्करा OH, फिर CH2P OH, फिर से नीचे वाला सेम स्ट्रक्चर, क्षारक O ऊपर OH CH2P O- से जुड़ जाता है। इससे डाइफास्फोरस दे सकते हैं। बीच में आपको लिंक कौन कर रहा है, P के साथ जुड़ा हुआ वाला जो O1- है वही बीच में लिंक हो रहा है, तो ये P के साथ नीचे वाला, तो ये श्रृंखला कंप्लीट। ये डाई न्यूक्लियोटाइड का बनना कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है। शर्करा क्षारक फास्फेट N शर्करा क्षारक। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचना को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना भी होती है, जो जेम्स वाटसन तथा फ्रेंसिस क्रिक के डीएनए के द्विकुंडलीय
संरचना दी। न्यूक्लिक अम्ल की 2 श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती है तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस से जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जु एक दूसरे की पूरक होती हैं क्योंकि क्षारक के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनता है। आरएनए की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जु की बनी होती है, जो कभी कभी आरएनए में उपस्थित एक रज्जु के स्वयं को मोड़ने से बनती है। आरएनए के 3 अणु प्रकार के होते हैं। अणु 3 प्रकार के होते हैं। ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। इनके नाम संवेदवाहक आरएनए mRNA कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसे rRNA कहते हैं, और अंतरण आरएनए जिसे tRNA कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य। डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। इससे आनुवंशिक सूचना के संग्राहक की तरह जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण सेल्फ रिप्लिकेशन में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। ये आपका GC डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ A डबल बॉन्ड T और T डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, G, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, इसी तरह A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G, G ट्रिपल बॉन्ड C। 5 हरगोबिंद खुराना का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से MSc की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर पलिमदीमीर प्रहलाद के साथ कार्य किया, जिन्होंने खुराना के विचार तथा दर्शन को विज्ञान, कर्म तथा प्रयत्न की ओर आमुख किया। 1949 में भारत के कुछ समय ठहरने के पश्चात खुराना वापस इंग्लैंड चले गए तथा वहां उन्होंने प्रोफेसर G.W. केनर तथा A.R. टॉड के साथ कार्य किया। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में कार्य करते समय उनकी रुचि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों में हुई। 1968 में डॉक्टर खुराना को आनुवंशिक कोड ज्ञात करने के लिए मार्शल नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट हाली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। डीएनए की उंगली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंट। यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव की अद्वितीय उंगली छाप होते हैं। ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा, लेकिन इन्हें शल्य चिकित्सक के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता। किसी व्यक्ति के में डीएनए के क्षारक का अनुरूप अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए उंगली छाप कहलाता है। प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डीएनए उंगली छाप का उपयोग आजकल विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में, किसी व्यक्ति की पितृकात्मक को निर्धारित करने में, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर को पहचान करने के लिए बच्चे तथा जनक के डीएनए की तुलना करके किया जाता है। जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है। हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। यह शरीर में अंतः स्रावी ग्रंथियों में बनते हैं
और सीधे ही रक्त धार में प्रभावित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देती है। रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉयड होते हैं, उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इंसुलिन और एंडोर्फिन जैसे कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तथा कुछ एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। शरीर में हार्मोन के अनेक कार्य हैं। यह शरीर में जैविक क्रियाकलापों में संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ने पर इंसुलिन निकलने लगती है। दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकागॉन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की होती है। एक साथ ये दोनों हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बाह्य उद्दीपक की और प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। वृद्धि हार्मोन और जनन हार्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि में बनने वाली थायरॉक्सी एमिनो अम्ल टायरोसिन तथा आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती हैं। थायरॉक्सिन की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर अटूटता हाइपोथायरायडिज्म हो जाती है, जो अकर्मकता और मोटापे में अभिलाक्षणिक होती है। थायरॉक्सिन की बढ़ती हुई मात्रा से अति अटूटता हाइपरथायरायडिज्म हो जाती है। आहार में आयोडीन की कमी अटूटता और थायराइड ग्रंथियों के बढ़ने के कारण बन सकती है। अधिकतर इस स्थिति को खाने वाले नमक में सोडियम आयोडीन मिलाकर आयोडाइड साल्ट नियंत्रित किया जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स और गोनैड ग्रंथियों पुरुष में विसरण और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि में बनते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक क्रियाकलापों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोकार्टिकाइड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं तथा तनाव के प्रति प्रतिक्रियाओं में भी सम्मिलित होते हैं। मिनरेलोकार्टिकाइड गुर्दे से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि एड्रिनल कार्टेक्स ठीक रूप से कार्य न करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडिशन डिजीज हो जाता है, जिसके अभिलक्षण हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना। यदि ग्लूकोकार्टिकाइड और मिनरेलिक से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है। गोनैड से निकलने वाले हार्मोन गौण यौन लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एस्ट्रोस्टाइरिन पुरुष के लक्षण जैसे आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल और शरीर समानता शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। एस्ट्राडियल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है। यह महिलाओं में गौण यौन लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, जो रोज धर्म के नियंत्रण में भागीदार होते हैं। प्रोस्टिरॉन निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय में उपयुक्त बनाता है। सारांश देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न में आप कहेंगे तो कमेंट में आप भेज देंगे तो हम बता देंगे। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा वे अणु होते हैं जिनके जल लवण पर इस प्रकार की इकाई प्राप्त होते हैं कि इन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज जो कि स्तनधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, स्टार्च के पाचन से प्राप्त होता है। मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। प्रोटीन लगभग 20 विभिन्न अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं जो पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। 10 एमिनो अम्ल को आवश्यकता एमिनो अम्ल कहते हैं क्योंकि
वे हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते, अतः ये आहार द्वारा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रोटीन जीवधारियों में विभिन्न संरचनात्मक एवं गतिज क्रियाओं के संपादित करते हैं। उन प्रोटीनों को जिनके केवल अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं सामान्यतः प्रोटीन कहा जाता है। पीएच तथा ताप में परिवर्तन करने पर प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं विकृत हो जाती हैं तथा वह अपने कार्य संपादित नहीं कर पाती। इसे प्रोटीन की विकृतीकरण कहते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव तंत्र की अपक्रिया की गति को वृद्धि करते हैं। ये अपने कार्य में अति विशिष्ट एवं अति वर्णनात्मक होते हैं। ये रासायनिक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। विटामिन आहार में आवश्यक भोज्य कारक हैं जो वसा विलेय ADE के तथा जल में विलेय BC के वर्गीकृत किया गया। विभिन्न विटामिन की कमी में अनेक रोग हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धआंशक से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से सांततिक में गुणों को स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, DNA तथा RNA। इनमें से DNA में 5 कार्बन परमाणु वाला शर्करा अणु होते हैं जिसमें डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, जबकि RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA तथा RNA दोनों में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन क्षारक होते हैं। चतुर्थ क्षारक DNA में थायमिन तथा RNA में यूरेसिल होता है। ठीक समझ गए। DNA में T, RNA में U। तो सिंपल सा लैंग्वेज में कह सकते हैं D फॉर T और R फॉर U होता है। DNA की संरचना द्विरंजुक द्विकुंडलिनी होती है, जबकि RNA की संरचना एक रज्जुक कुंडलिनी होती है। DNA की आनुवंशिक का रासायनिक आधार होता है तथा इनमें किसी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कोडित संदेश होता है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर RNA और rRNA, tRNA, जो कि वास्तव कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए सलूशन भी हम आपको दे सकते हैं, बट आप एक